अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 22 बायोलॉजी सेकंड ईयर। चैप्टर का नाम है हमारे पास वेरिएशंस एंड जेनेटिक्स और इसके शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे। पहला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर जीन्स एंड एलील्स। तो आप लोगों ने डिफरेंस बताना है जीन्स और एलील्स के अंदर। आप लोगों ने याद रखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 की जो एक्सप्लेनेशन है ना, जवाब है वो ये है कि जो हमारे पास क्या पाए जाते हैं यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि माँ बाप से फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, वो वाले यूनिट्स, विरासत के वो वाले यूनिट्स जो खसूसियात को, ट्रेड्स को माँ बाप से बच्चों में लेकर जाते हैं, उन यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन्स बोलते हैं। अब ये जो जीन्स हैं, ये जीन्स कहाँ पर पाए जाते हैं? आप लोगों को इसका पता है कि डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इज कॉल्ड जीन्स। बाद जगहों पर जीन्स जो है वो क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाने वाले छोटे छोटे यूनिट्स को भी बोलते हैं। तो ये भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ये भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। अ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इज कॉल्ड जीन्स। किसी बुक में आपको ऐसे दिखाए जाएंगे, किसी बुक के ऊपर आपको इस तरह से दिखाए जाएंगे। दूसरे नंबर पर हमारे पास है अलील्स। जो अलील्स हैं वो क्या होते हैं? आप लोगों ने याद रखना है कि ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम इधर वाली साइड पर एक जीन ए पाया जा रहा है, इसका हमशक्ल डुप्लीकेट ऑल्टरनेट मुतबादिल जीन इधर वाली साइड पर पाया जा रहा है। तो ये वाला जीन और ये वाला जीन एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? दीज आर कॉल्ड अलील्स। तो आप लोगों ने याद रखना है कि डुप्लीकेट ऑफ अ जीन इज कॉल्ड अलील, यानी कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड अलील। एक जीन का जो दूसरा हमशक्ल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलील बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बच्चों ये है, आपने बताना है कि जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। सबसे पहले तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड का मतलब होता है करेक्टरिस्टिक, यानी कि हम लोग बायो में ट्रेड किसको बोलते हैं? खसूसियत को। वो वाली खसूसियत जो माँ बाप से बच्चों में जाती हैं उनको ट्रेड्स बोलते हैं। ट्रेड्स को लेकर जाने वाले यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन्स बोलते हैं, या फिर उनकी जो डुप्लीकेट फॉर्म्स होती हैं लीड्स उनको बोलते हैं। अब बच्चों हम लोगों ने ये देखना है कि जो ट्रेट है, कैरेक्टर है, वो माँ बाप से बच्चों में जा रहा है। तो हम लोगों ने जीनोटाइप को समझने के लिए पहले ट्रेट को देखा। अब जीनोटाइप ये है कि जिस ट्रेट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो शायद किसी ऑर्गेनिज्म का क्या हो सकता है? हेयर कलर, या फिर वो ट्रेट किसी ऑर्गेनिज्म की क्या हो सकती है? हाइट हो सकती है, या फिर वो ट्रेड किसी का क्या हो सकता है? आई कलर। तो ये सारे ट्रेड्स खसूसियात जो माँ बाप से बच्चों में जाते हैं। अब ये जो ट्रेड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, अपीयर हो रहे हैं, अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेड इज कॉल्ड फिनोटाइप। किसी बंदे में, किसी ऑर्गेनिज्म में, प्लांट में, जानवर में, इंसान में, परिंदे में जो खसूसियत आपको वाज़ेह नजर आ रही होती है ना, उसकी बॉडी में अपीयर हो रही होती है, उसको हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं। लेकिन इन फिनोटाइप्स को, इन ट्रेड्स को पीछे से जीन्स का कोई ना कोई जोड़ा, कोई ना कोई पेयर जो है ना वो कंट्रोल कर रहा है। मिसाल के तौर पर हेयर कलर है, तो हेयर कलर जो है ना इसको कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए, ये वाला जीन का पेयर या फिर ये वाला जीन का पेयर इसको कंट्रोल कर रहा है। तो जीन का वो वाला पेयर, वो कॉम्बिनेशन जो इस फिनोटाइप को, इस ट्रेड को कंट्रोल कर रहा है, उस जीन्स के पेयर को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप। तो ट्रेड का शो होना, अपीयर होना फिनोटाइप, और फिनोटाइप को, उस ट्रेड को कंट्रोल करने वाले जीन के पेयर को, कॉम्बिनेशन को जीनोटाइप बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंशिएट बिटवीन जीन एंड जीनोम। तीसरे क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है
कि आप लोगों ने किसके बारे में बताना है, जीन एंड जीनोम। तो जीन जो है हम लोग ऑलरेडी पर पढ़ चुके हैं कि यूनिट्स होते हैं इनहेरिटेंस के, जो खसूसियात को माँ बाप से बच्चों में लेकर जाते हैं और ये डीएनए पे या फिर क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर इसी क्वेश्चन का एक हिस्सा है दैट इज जीनोम। जीनोम के बारे में बताना है कि व्हाट इज जीनोम। तो बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि एक ऑर्गेनिज्म, एक जानदार के अंदर ऑल जीन्स, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी जीन्स है पूरी बॉडी के अंदर, उन सारे जीन्स को मिलाकर, उस सारे इनहेरिटेंस वाले मटेरियल को मिलाकर, हेरेडिटरी मटेरियल को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कलेक्टिवली कॉल्ड जीनोम। इससे अगला क्वेश्चन हमारे पास 4th नंबर वाला है, व्हाट आर जंपिंग जीन्स। तो बच्चों जंपिंग जीन्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि व्हाट आर जंपिंग जीन्स। तो आप लोगों ने याद रखना है कि कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो अपनी एक जगह पर टिक कर नहीं बैठेंगे। ये हमारे पास क्रोमोसोम है, यहां पर एक जीन मौजूद है। जीन की पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। ज्यादा लोकस को कलेक्टिवली मिलाकर हम लोग लोकाई बोलते हैं। तो ये वाला जीन फिलहाल इस जगह पर, इस पोजीशन पे है। हो सकता है कि कुछ अरसे के बाद अपनी पोजीशन को चेंज कर ले और नीचे वाली साइड पर आ जाए, या फिर उसी क्रोमोसोम के दूसरे क्रोमेटिड के ऊपर अपने आप को ट्रांसफर कर ले। तो वो जीन जो अपने लोकस को, अपनी पोजीशन को बार बार चेंज करता है, दैट जीन इज कॉल्ड जंपिंग जीन। उससे आगे हमारे पास 5वां क्वेश्चन है, व्हाट इज अ जीन पूल। 5वें क्वेश्चन में बच्चों उसने आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज जीन पूल। जीन पूल किसको बोलते हैं। आप लोगों ने जीनोम के अंदर पढ़ा था कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी जीन्स पाए जाते हैं सभी जीन्स को मिलाकर जीनोम बोलते हैं। लेकिन बच्चों जीन पूल में और जीनोम में छोटा सा डिफरेंस है कि एक जगह पर a population is present at a specific place in a given time। किसी खास वक्त पे एक खास जगह पर जो पॉपुलेशन मौजूद है ना, उस पूरी की पूरी मुकम्मल पॉपुलेशन के अंदर जितने भी जीन्स मौजूद हैं उन सभी जीन्स को मिलाकर हम लोग जीन पूल बोलते हैं। एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सारे जीन्स को मिलाकर जीनोम बोलते हैं। एक पॉपुलेशन में पाए जाने वाले ऑल इंडिविजुअल्स, तमाम जानवरों की बॉडी में पाए जाने वाले जीन्स को मिलाकर हम लोग जीन पूल बोलते हैं। उससे आगे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन। हम लोगों ने इस क्वेश्चन में होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन के बारे में बताना है। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं पहले होमोजाइगस कंडीशन के बारे में, फिर डिस्कस करेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन के बारे में। अब बच्चों यहाँ पर जो वर्ड्स हैं होमो, होमो का मतलब हर जगह पर क्या होता है, सेम या फिर सिमिलर, और हेट्रो का जो लफ्ज है इसका हर जगह पे मीनिंग क्या लिखा जाता है, डिफरेंट। तो होमोजाइगस कंडीशन ऐसी कंडीशन है कि अगर आपके पास जीन का पेयर इस तरह से हो या फिर जीन का पेयर इस तरह से हो, दोनों ही एलील्स या तो कैपिटल आने चाहिए या दोनों ही एलील्स क्या आने चाहिए, रिसेसिव आने चाहिए, स्मॉल आने चाहिए। एक जैसे एलील्स के कॉम्बिनेशन को, जीनोटाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। लेकिन हेटेरो का मतलब है एक ऐसी जीनोटाइप जिसके अंदर दोनों ही एलील्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। एक डोमिनेंट है दूसरा रिसेसिव है, एक कैपिटल है दूसरा स्मॉल है। तो दोनों ही जब डिफरेंट एलील्स होंगे इस तरह की जीनोटाइप को हम लोग हेटेरोजाइगस
कंडीशन बोलेंगे जिसके अंदर दोनों एलील सेम हो गए, या तो दोनों कैपिटल हो दोनों स्मॉल हो, इसको हम लोग होमोजाइगस कंडीशन बोलेंगे। इससे आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। डिफरेंस बताना है बच्चों कि डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील, या फिर डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। अब बच्चों हम लोगों ने ऊपर एक कॉम्बिनेशन लिखा है, ये वाला और ये वाला। फर्ज कर लें ये जो जीनोटाइप है ये हम लोगों के हेयर कलर को कंट्रोल कर रही है, ये जीनोटाइप, ये जीन्स के पेयर हमारे बालों के कलर को कंट्रोल कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो कैपिटल वाला है ना, ये हमारे पास डोमिनेंट एलील है, और जो स्मॉल वाला है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसेसिव एलील। अब डोमिनेंट और रिसेसिव का क्या चक्कर है, जीन पेयर में दो एलील्स हैं, जिसको कैपिटल लिखा है इसका मतलब है कि डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब ये है कि दोनों में से डोमिनेंट वाला अपना असर शो करवा रहा है, अपनी अपीयरेंस दे रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को। लेकिन जो रिसेसिव है उसको स्मॉल लिखा हुआ है। रिसेसिव और स्मॉल लिखने का दोनों का मतलब ये है कि जो डोमिनेंट था उसने इसके असर को छुपा दिया, इसने डोमिनेंट ने रिसेसिव वाले के असर को छुपा दिया, मास्क कर दिया, कवर कर दिया, उसको शो नहीं होने दिया। तो जो शो होता है वो डोमिनेंट है, जो शो नहीं होता वो क्या है, रिसेसिव है। ये तो थे डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स, लेकिन डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट क्या होता है। अब बच्चों डोमिनेंट एलील की वजह से जो ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रेट आता है उसको हम लोग डोमिनेंट ट्रेट बोलते हैं, और रिसेसिव एलील की वजह से जो ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रेट आता है उसको हम लोग रिसेसिव ट्रेट बोलते हैं। मिसाल देता हूं, आप लोगों ने मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स पढ़े हुए इस चैप्टर के अंदर भी, मैट्रिक में भी। तो पी प्लांट का शेप में राउंड होना, उसके पी प्लांट के जो सीड होते हैं अंदर से मटर के दाने निकलते हैं उनका बिल्कुल राउंड होना, उसको हम कैपिटल आर से लिखते हैं। कैपिटल आर चूंकि डोमिनेंट एलील है, इसका जो ट्रेट होगा ये उसको राउंड शक्ल देगा सीड को, तो ये डोमिनेंट ट्रेट कहलाएगा। अगर हम लोग इसको देखें पी प्लांट के अंदर स्मॉल आर के तौर पे, तो स्मॉल आर का मतलब है कि उस सीड की शक्ल जो है वो बच्चों क्या होगी, दैट इज रिंकल्ड, झुर्रियों वाली होगी। तो पी प्लांट के सीड का राउंड होना ये डोमिनेंट ट्रेट है, और पी प्लांट का रिंकल्ड होना ये क्या होगा, रिसेसिव ट्रेट होगा। डोमिनेंट एलील से जो ट्रेट शो होगा वो डोमिनेंट ट्रेट है, और रिसेसिव एलील से जो ट्रेट शो होगा उसको रिसेसिव ट्रेट बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर आप लोगों ने डिफरेंस बताना है। तो बच्चों नाम से ही पता चल रहा है कुछ के हम लोगों को 50% समझ आ जाएगी। मोनो का मतलब होता है बच्चों वन, और डाई का मतलब होता है टू। तो आप लोगों ने याद रखना है कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर हम लोग एक टाइम में एक ही ट्रेट को डिस्कस करेंगे उसको हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। लेकिन एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर हम लोग एक ही टाइम में एक एक्सपेरिमेंट में दो ट्रेट्स को डिस्कस करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। एक ट्रेट का मतलब, एक ट्रेट को स्टडी करने की एग्जांपल है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है ना सीड का, पी प्लांट के जो सीड्स हैं, मटर के दाने हैं, उनके कलर को डिस्कस कर रहे हैं, तो कलर एक ट्रेट है, इसको हम लोग बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन बच्चों डाइहाइब्रिड का मतलब है कलर के साथ साथ अगर आप उसकी शेप को भी स्टडी कर रहे हैं, तो कलर एक ट्रेट है और शेप दूसरा ट्रेट है, दो ट्रेट्स को इकट्ठा स्टडी करना डाइहाइब्रिड क्रॉस, और अकेले एक ट्रेट को स्टडी करना दिस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उससे आगे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? तो बच्चों प्रोडक्ट रूल का मतलब है कि हम लोग ना प्लांट्स की जब रिप्रोडक्शन करवाते हैं, मेटिंग करवाते हैं, उनको आपस में क्रॉस करवाते हैं, तो क्रॉस करवाने के बाद हम लोग पूरी प्रोजेनी में से, नस्ल में से, प्रोडक्ट में से देखते हैं कि कितनी रेशो राउंड सीड्स की है, कितनी रेशो रिंकल्ड सीड्स की है,
कितनी रेशो जो है ना पी प्लांट के पौधों की जो है ना वो येलो कलर वाली है और कितनी रेशो ग्रीन कलर वाली है। ये जो हमारे पास रेशो निकालने का तरीका है ना, उस रेशो निकालने के तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। अगर मैं बोलूं कि हमारे पास जो राउंड पी प्लांट्स हैं वो हमारे पास है 1/4 और जो ग्रीन है वो हमारे पास है 3/4। आप कोई भी इसको ना समझने के लिए यहाँ पे कोई भी वैल्यूज लिख सकते हैं, 2/4 या फिर 2/4, 3/4, 5/4, कुछ भी लिख सकते हैं समझने के लिए। अब राउंड हमारे पास कितने प्लांट्स हैं, यानी कि 100 में से 25, और ग्रीन जो प्लांट है हमारे पास ये 100 में से कितने 75। अब यहाँ पे इनको हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग इनको मल्टीप्लाई करना, क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाने के बाद आप लोगों के पास जो आंसर आएगा 1 3 3 4 4 16, ये आपके पास रेशियो आ गई बच्चों। अब यहाँ पे देखिए ये जो मैंने एक तरीका लगाया ना ये वाला, यहां से लेकर यहां तक जो मैथ्स के जरिए से, मैथमेटिक्स के जरिए से मैंने ये रेशियो निकाली है, इस रेशियो को फाइंड आउट करने का ये जो सारे का सारा तरीका है ना, इस पूरे तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। उससे अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, कि मेंडल जो था उसने अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए पी प्लांट का इंतखाब क्यों किया, कोई और पौधा भी कर सकता था। तो उसके कुछ खास रीजन है कि जो पी प्लांट था ना वो जो मेंडल था उसके चर्च के बाहर जो गार्डन था उसके अंदर ये बहुत अच्छे से ग्रो करते थे, ठीक है, ये पहली वजह थी। और दूसरे नंबर पर इसका जो गैप होता है ना जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक नस्ल से दूसरी नस्ल के दरमियान जो गैप होता है वो वेरी शॉर्ट होता है, यानी कि मटर का पौधा जल्दी बाकी पौधों से निस्बतन जल्दी ग्रो करता है, तो कम वक्त में ज्यादा नस्लें ले सकता था, ज्यादा प्रोडक्ट ले सकता था, इस वजह से उसने पी प्लांट को इस्तेमाल किया। तीसरे नंबर पर ये सेल्फ फर्टिलाइजिंग भी है और क्रॉस फर्टिलाइजिंग, ये अपने फूलों के साथ ही क्रॉस भी कर लेता है, किसी दूसरे पौधे के फूलों के साथ भी क्रॉस कर सकता है, इसको क्या बोलते हैं, ये सेल्फ फर्टिलाइजर प्लांट भी है और क्रॉस फर्टिलाइजिंग प्लांट भी है। और इसके अलावा इसके अंदर मल्टीपल ट्रेट्स हैं, पौधे का टाल होना या शॉर्ट हाइटेड होना, इसके फूलों का कलर जो है ना वो डिफरेंट कलर्स के पाए जाते हैं, और कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, उल्टे ट्रेट्स पाए जाते हैं, जैसे राउंड का रिंकल और येलो का ग्रीन। इस तरह से इसके अंदर बहुत सारी वजूहात थी जो मैंने आपको 3 से 4 बताई है, वो आपके नोट्स के अंदर भी लिखी है, नोट्स के अंदर, वहां से आप पढ़ सकते हैं कि इस वजह से इसने पी प्लांट को चूज किया था एक्सपेरिमेंट्स के लिए। व्हाट इज अ टेस्ट क्रॉस, राइट इट्स सिग्निफिकेंस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या, इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है बच्चों। हमारे पास जैसा कि मेंडल ने किया था एक ट्रू ब्रीडिंग राउंड शेप प्लांट, ठीक है, और एक हमारे पास ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड शेप पी प्लांट है। इन दोनों को हम लोगों ने क्रॉस करवाया। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब है कि जो हम लोगों ने होमोजाइगस में पढ़ा था कि दोनों ही अलील इसके डोमिनेंट होने चाहिए या फिर क्या होने चाहिए, रिसेसिव। तो होमोजाइगस का दूसरा नाम ट्रू ब्रीडिंग भी है। अब बच्चों ये हमारे पास पी प्लांट है, इनको हम लोगों ने सेपरेट कर लिया, ये सेपरेट हो गए, इनको भी हम लोगों ने सेपरेट कर लिया। अब इनको बच्चों क्रॉस करवाना है, ये आ गया हमारे पास, इसी को नेक्स्ट वाले के साथ क्रॉस करवाएं, ये प्रोडक्ट आएगी, इस वाले को इससे क्रॉस करवाएं, ये प्रोडक्ट आएगी, और इस वाले को इससे क्रॉस करवाएं तो ये प्रोडक्ट आएगी। ये जो तरीका है ना आपके पास ये वाला, इसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस। और ये टेस्ट क्रॉस है ये क्यों करवाया जाता है, ये टेस्ट क्रॉस दो चीजें फाइंड आउट करने के लिए करवाया जाता है कि कितने प्लांट्स होमोजाइगस हैं और कितने प्लांट जो है वो हेटेरोजाइगस है। तो होमोजाइगोसिटी और हेटेरोजाइगोसिटी, किसी प्लांट का होमोजाइगस होना, किसी प्लांट का हेटेरोजाइगस होना, इन दो कंडीशंस को फाइंड आउट करने के लिए ये जो तरीका हम इस्तेमाल करते हैं, दिस मेथड इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। और इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी अहमियत यही है कि इससे हमें पता चल जाता है कितने प्लांट्स, कितनी रेशियो होमोजाइगस की है और कितनी रेशियो हेटेरोजाइगस की है। उससे आगे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 12, स्टेट मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल का लॉ था सेग्रीगेशन का, वो बताना है। तो बच्चों वो भी इस क्वेश्चन के अंदर ही क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जो अलील्स होते हैं ना वो पेयर्स में होते हैं, पेयर्स के अंदर
लेकिन अगली जनरेशन में जाने से पहले ये पेयर जो होता है एलील्स का, ये अपने आप को सेपरेट कर लेता है। ये भी पेयर क्या हो गया, सेपरेट। तो एलील्स का सेपरेट हो जाना, सेपरेट होने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन बोलते हैं। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना। तो एलील्स अगली नस्ल में जाने से पहले क्या होते हैं, सेपरेट। ये सेपरेट क्यों होते हैं, ताकि इनमें से एक एक जीन, एक एक एलील जो सेपरेट हुआ है, इनमें से हर कोई अगले गमीट के अंदर जा सके, चाहे वो स्पर्म है चाहे वो एग्स है। सेग्रीगेट नहीं होंगे तो पेयर्स के पेयर्स ही अगली नस्ल में ट्रांसफर हो जाएंगे, उनके अंदर जो है क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगी, अगली नस्ल में तब्दीलियां नहीं आएगी, और फिर जो है सेम जनरेशन आफ्टर जनरेशन पैदा होती जाएगी। तो दोनों पेयर्स में से एलील्स का सेपरेट हो जाना अगली नस्ल में जाने से पहले, इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। और सेग्रीगेशन का होना इसलिए जरूरी है ताकि इनमें से हर एलील जो है अगले अगले वाले गमीट के अंदर जा सके, स्पर्म्स और एग्स के अंदर। इससे अगले क्वेश्चन जो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अल्लाह।